दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2021 ऑन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। बेसिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग टॉपिक पे आया था। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, मेक स्पैन टाइम नहीं निकालना है, बाकी कुछ भी टाइम निकालने नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें निकालना है सीक्वेंस क्या होगा, बेस्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट, अ सेट ऑफ जॉब्स ए बी सी डी ई एफ जी एच अराइव्स। अब यहाँ पे ए बी सी डी जी एफ सारे जॉब दे रखे हैं। अब इन सारे जॉब के लिए हमें टर्निंग ऑपरेशन करना है, मिनट में टाइम दे रखा है। ग्राइंडिंग ऑपरेशन करना है, मिनट में टाइम दे रखा है। ये दोस्तों चेक करना बहुत जरूरी है, दोनों का यूनिट मिनट में दे रखा है, नहीं तो टाइम कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है कैसे पता चलेगा। मिनट को मिनट से कंपेयर करना होगा ना। राइट, तो यहाँ पे दोनों मिनट में दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं, अराइव एट टाइम t इज इक्वल 0 फॉर प्रोसेसिंग ऑन टर्निंग एंड ग्राइंडिंग मशीन्स। अब अपने पास दो मशीन है, एक टर्निंग मशीन है एक ग्राइंडिंग मशीन है। टर्निंग मशीन को मैंने बोल दिया 1, ग्राइंडिंग को 2 बोल दिया। ईच जॉब नीड्स टू बी प्रोसेस्ड इन सीक्वेंस, फर्स्ट ऑन टर्निंग मशीन एंड सेकंड ऑन ग्राइंडिंग मशीन। अब देखो सीक्वेंस क्या है, पहले जॉब को टर्निंग मशीन पे कंप्लीट करना है, उसके बाद जाके ग्राइंडिंग पे करना है। मतलब जब तक टर्निंग पे कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम ग्राइंडिंग को उस जॉब को भेज नहीं सकते हैं। राइट, एंड द ग्राइंडिंग मस्ट ऑकर इमीडिएटली आफ्टर टर्निंग। एंड टर्निंग के बाद इमीडिएट ग्राइंडिंग करना है, बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है। मतलब दो ही मशीन का जॉब है, 3 मशीन का जॉब नहीं है ये। राइट, द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द जॉब्स आर गिवन बिलो। अब टर्निंग पे कितना प्रोसेसिंग टाइम चाहिए, ग्राइंडिंग पे कितना टाइम चाहिए, यहाँ पे दिया है। अब इफ द मेक स्पैन इज टू बी मिनिमाइज्ड, अब हमें क्या करना है, मेक स्पैन टाइम मिनिमाइज करना है। अब मेक स्पैन टाइम मिनिमाइज कब होगा, जब हम जॉनसन्स रूल से सीक्वेंस करेंगे। राइट, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देन द ऑप्टिमम सीक्वेंस इन विच दीज जॉब्स मस्ट बी प्रोसेस्ड ऑन द टर्निंग एंड ग्राइंडिंग मशीन इज। अब ऑप्टिमम सीक्वेंस क्या होगा, ऑप्टिमम सीक्वेंस मतलब जिस सीक्वेंस में मेक स्पैन टाइम मिनिमम होगा, एंड वो सीक्वेंस होता है जॉनसन्स रूल। जॉनसन्स रूल के हिसाब से हम जो सीक्वेंस फाइंड करते हैं और वो सीक्वेंस होता है। राइट, तो जॉनसन्स रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे सीक्वेंस फाइंड करने के लिए। तो दोस्तों अब हमें दो जॉब करने हैं, पहले जॉब को टर्निंग पे करना है, दूसरे ग्राइंडिंग पे करना है। तो जब भी हम, कितने जॉब है यहाँ पे, ए टू एच, ऐसे टोटल 8 जॉब है। तो यहाँ पे हम 8 रो बनाते हैं, 8 कॉलम बनाते हैं, सॉरी लेट अस 8 जॉब है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 बना दिए, तो जो सबसे पहले कौन सी मशीन पे करना है, मशीन 1 पे, दैट इज टर्निंग करना है, पहले टर्निंग करना है। तो टर्निंग के सारे जॉब इधर से लिखेंगे हम, मतलब ये जॉब कहाँ से कहाँ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट चले जाएंगे। राइट, एंड जो ग्राइंडिंग के है, जो दूसरी मशीन पे करने हैं, वो ग्राइंडिंग के राइट टू लेफ्ट चले आएंगे। राइट, अब दोस्तों ये होगा जॉनसन रूल, समझते हैं कैसे लिखना है। अब क्या करना है आपको, सारे जॉब में से सबसे मिनिमम टाइम कौन सा है वो फाइंड करना है। अगर वो मिनिमम टाइम मशीन 1 पे होगा, दैट इज टर्निंग के लिए होगा, तो स्टार्ट से लिखना है, मतलब लेफ्ट टू राइट लिखते जाना है। एंड अगर वो मिनिमम टाइम, सबसे छोटा मिनिमम टाइम फॉर ग्राइंडिंग के लिए होगा, दैट इज मशीन 2 के लिए होगा, तो हमें राइट से लेफ्ट लिखते आना है उस मशीन को। एंड जब भी एक आध मशीन अलोकेट कर दिया, एक आध जॉब अलोकेट कर दिया मशीन के लिए, तो उस जॉब को स्ट्राइक ऑफ करना है, क्योंकि वो तो जॉब हमने करने के लिए ले लिया, बाद में वो जॉब अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार से हमें चलना है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो गिवन डाटा आप देख सकते हो, गिवन डाटा में सबसे मिनिमम टाइम कौन सा है, इन सारे नंबर्स में सबसे मिनिमम टाइम नंबर कौन सा है, 1 है कि नहीं। तो सबसे मिनिमम आपको फाइंड हुआ 1, जो कि है जॉब बी। लेकिन जॉब बी का मिनिमम टाइम कौन सी मशीन के लिए है, ग्राइंडिंग के लिए, जो कि मशीन 2 है। मशीन 2 है, पहले टर्निंग करके बाद में ग्राइंडिंग करना है ना। तो बी जॉब मशीन 2 के लिए, मशीन 2 के लिए अलोकेट होगा, मतलब सबसे एंड में अलोकेट होगा। तो सबसे एंड में मैं यहाँ पे अलोकेट करने जा रहा हूँ जॉब बी को। राइट, तो सबसे एंड में होगा बी। अब एक जॉब बी को अलोकेट कर दिया ना सबसे एंड में, तो जॉब बी को आप स्ट्राइक ऑफ कर दो, क्योंकि उस वो तो चला गया, अलोकेट हुआ मतलब वो तो कैंसिल हो गया। राइट, सबसे एंड में करेंगे, अब ये जॉब अवेलेबल नहीं है। अब ये छोड़ के, क्योंकि ये 4 बाद में आप ले लोगे तो कंफ्यूजन में आ जाओगे, बाकी मशीन के लिए भी 4 है ना, अब बी तो चला गया जॉब, सबसे लास्ट में करेंगे। अब उसके बाद सबसे मिनिमम नंबर फिर से फाइंड करो। अब देखो सबसे मिनिमम नंबर 2 है कि नहीं, ए के लिए भी है जी के लिए भी है। अब यहाँ पे टाई हो गया, लेकिन अलग अलग मशीन के लिए है ना वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो
ए का सबसे मिनिमम होगा यहाँ पे 2, राइट। ये मशीन 1 का है एंड जी का जो 2 है ये मशीन 2 का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मशीन 1 एंड मशीन 2 का है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, क्योंकि मशीन 1 का हम स्टार्ट से लिखते हैं, मशीन 2 का एंड से लिखते हैं। तो ए का सबसे 2 आफ्टर 1 ए का सबसे मिनिमम फाइंड हुआ मुझे, तो ये मशीन 1 के लिए है, टर्निंग के लिए है, तो इसको सबसे स्टार्ट में लिखना है। तो ए को सबसे स्टार्ट में लिखेंगे। अब ए को लिखने के बाद इमीडिएटली ए को स्ट्राइक ऑफ करो, क्योंकि बाद में ए को हमें काउंट नहीं करना है, वो जॉब हमने दे दिया, सबसे पहले करेंगे हम ए को, राइट। उसके बाद मिनिमम है जी के लिए, जो कि मशीन 2 के लिए है, तो जी आएगा सबसे एंड में, बी के बाद, बी के पहले, बी से पहले। अब उल्टा आना है ना, यहाँ से उल्टा आना है बी से पहले, राइट। तो यहाँ पे जी भी स्ट्राइक ऑफ होगा, बाद में काउंट नहीं करना है जी को, राइट। अब इसके बाद अनदर मिनिमम देखो, अब जो नंबर बचे हैं उनमें सबसे मिनिमम नंबर देखो, तो सबसे मिनिमम नंबर मुझे दिखता है यहाँ पे 3 फॉर सी जॉब, राइट। अब ये 3 नंबर मशीन 2 के लिए है, ग्राइंडिंग के लिए है ना, तो मशीन 2 के लिए सी 3 है, तो ये सबसे लास्ट में लिखना है, तो ये सी हम लिखेंगे लास्ट में, सी, राइट, जी से पहले। तो ये सी को एक बार अलोकेट कर दिया, सीक्वेंस कर दिया, तो सी को स्ट्राइक ऑफ करना है, राइट। अब जो बचे हैं जॉब, उनमें सबसे मिनिमम नंबर देखो। अब डी ई एफ एच बचे हैं, उनमें सबसे नंबर मिनिमम 4 है, जो कि एच के लिए है। अगर आपने ये 4 देखा तो ये 4 है मशीन 2 के लिए, राइट। तो ये सबसे लास्ट में आएगा, तो ये आएगा सी से पहले। तो यहाँ पे आपने एच को भी अलोकेट कर दिया, तो एच को आपको क्या करना है, स्ट्राइक ऑफ करना है, एच को भी आपको स्ट्राइक ऑफ करना है। उसके बाद डी ई एफ बचा, उसमें सबसे मिनिमम फाइंड करो। अब सबसे मिनिमम नंबर जो होगा वो 5 होगा एफ के लिए, लेकिन ये जो 5 नंबर है यहाँ पे मशीन 2 के लिए है कि नहीं, ग्राइंडिंग के लिए है, मशीन 2 के लिए है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, तो एफ यहाँ पे एच से पहले आएगा। अब जैसे कि हमने एफ को अलोकेट कर दिया, एफ को स्ट्राइक ऑफ करना होगा, राइट। अब दो ही जॉब बचे हैं, इन 2 जॉब में सबसे मिनिमम देखो, ई के लिए 7 एंड डी के लिए 7, दोनों मिनिमम है, लेकिन ई का जो है वो मशीन 1 के लिए है, ई का जो है 7 मिनिमम वो मशीन 1 के लिए है, तो ई का स्टार्ट से लिखेंगे हम, ई को स्टार्ट से लिखेंगे, तो ये यहाँ पे ई आएगा, बराबर है ना, राइट। तो ई को स्ट्राइक ऑफ करना है। अब ई को स्ट्राइक ऑफ करने के बाद सिर्फ डी ही बचता है, तो एक ही जगह बची है अपने पास, वहाँ पे आपको क्या लिखना है, डी, राइट, वहाँ पे आपको डी लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे सीक्वेंस क्या बना, ए ई डी एफ एच जी सी जी बी, ये आपका सीक्वेंस होगा। अब इस सीक्वेंस का मतलब सबसे पहले परफॉर्म होगा ए के बाद ई के बाद डी, ऐसे सीक्वेंस होगा। तो ऑप्शन देखो, ए ई डी एफ एच सी जी बी, तो इसका मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी विल बी द राइट चॉइस। देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट्स, द आंसर इज ऑप्शन सी। Thank you dear students. In next lecture we will see one more numerical on industrial engineering subject which was asked in GATE 2021. This question was asked in GATE 2021 on industrial engineering subject. अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी ये पर्टिकुलरली पर्ट नेटवर्क पे क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन को देखते हैं। एक्टिविटी ABCD फ्रॉम अ क्रिटिकल पाथ फॉर अ प्रोजेक्ट विथ पर्ट नेटवर्क। अब यहाँ पे क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी दे रखी है, तो ABCD सारी की सारी एक्टिविटी ABCD चारों की चारों एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी है एंड ये पर्ट नेटवर्क है। पर्ट नेटवर्क होता है प्रोबेबिलिस्टिक, ये हमने ऑलरेडी देखा था थ्योरी लेक्चर्स में। देन द मीन्स एंड वेरिएंसेस ऑफ एक्टिविटी ड्यूरेशंस फॉर ईच एक्टिविटी आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे ईच एक्टिविटी के लिए, ये सारी क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए मीन टाइम इज गिवन, एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम इज गिवन मीन, राइट, दैट इज ABCD को दे रखा है, वेरिएंस भी दे रखा है। वेरिएंस का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर, राइट, दे रखा है। ऑल एक्टिविटी ड्यूरेशंस फॉलो द गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सारी एक्टिविटी ड्यूरेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड विद इन 40 days इज राउंड ऑफ टू द 2 decimal places, राइट। अब हमें निकालनी है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल कंप्लीट इन टाइम ऑफ 40 days, ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एंड राउंड ऑफ टू द 2 decimal places। अब यहाँ पे नोट बहुत जरूरी है दोस्तों, नोट क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी इज नंबर बिटवीन 0 to 1। अब ये जो भी प्रोबेबिलिटी होगी 0 to 1 लिखनी है आपको,
जो परसेंटेज में आएगा, अगर 100% आता है तो 1 लिखना है, अगर 0% आता है तो 0 लिखना है, अगर 50% आता है तो 0.5 लिखना है। इस तरीके से यहाँ पे लिख के आया है। बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे गलत आंसर लिखा है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 50%, तो बहुत सारे स्टूडेंट 50 लिख के आए हैं। यहाँ पे पढ़ा ही नहीं उन्होंने। अरे भाई यहाँ पे 0 to 1 लिखने को बोला है ना, 50% का मतलब 0.5 लिखना था, तभी आपको मार्क मिलेंगे, नहीं तो 0 मार्क मिलेंगे। तो समझते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे ए बी सी डी चारों की चारों एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी है, तो उनका ड्यूरेशन दे रखा है, मीन टाइम दे रखा है। तो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होता है? एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, यहाँ पे पर्ट में एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है, तभी तो जाके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आता है। इतना एक्सपेक्ट है हमें, इतने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, ये एक्सपेक्ट है हमें। तो मीन ड्यूरे तो सारे मीन टाइम का एडिशन कर लो, ए का, राइट, दैट इज टाइम ऑफ ए प्लस टाइम ऑफ बी, सारे क्रिटिकल एक्टिविटी के टाइम का एडिशन होता है, प्लस टाइम ऑफ सी प्लस टाइम ऑफ डी, लेकिन मीन टाइम लेने होते हैं। तो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या आएगा? 6 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 15 सारे टाइम दे रखे हैं। अगर यहाँ से एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम निकालोगे आप, तो आपको मिलेगा 40 डेज, क्योंकि यहाँ पे टाइम्स दे रखे उन्होंने डेज में, राइट, दैट इज अ एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम, राइट। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि उन्होंने बताया, ये एक्टिविटी ड्यूरेशन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते हैं, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते समय यहाँ पे जो z इज इक्वल 0 होता है, तो यहाँ का टाइम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है टी, जो कि है 40 डेज, जो अभी आया, राइट। और ये z वैरी होता है प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी में, तो इनके बीच में कर्व आता है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है कर्व का, मतलब ऑलमोस्ट 99.97 एरिया z इज इक्वल टू 3 माइनस 3, z इज इक्वल टू प्लस 3 के बीच में होता है। तो ये जो कर्व हमने देखा, ये कर्व हमने देखा है लेक्चर्स में, राइट, ये कर्व कुछ ऐसे बनता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व, एनडी कर्व ऐसे बनता है कुछ तो। एंड इस कर्व का 50% एरिया लेफ्ट साइड में होता है, 50% एरिया राइट साइड में होता है, राइट। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे नंबर रहते हैं -2 -1, लाइक वाइज जेड के नंबर है ये, +1 +2 +3 लाइक वाइज नंबर्स होते हैं। और इनके बीच में प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज मालूम है हमें, राइट, इनके बीच में हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज मालूम है। तो अगर 0 तक होगा 50% प्रोबेबिलिटी, राइट, ये सारी वैल्यूज हमें मालूम है। इनके बीच में एरिया कितना होता है, +3 एंड -3 में एरिया होता है 99.97 ऑफ द टोटल एरिया, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जेड नंबर निकालना है। इसका मतलब अब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो नंबर रहेगा, जेड नंबर होगा, उसका फॉर्मूला क्या है? जेड इज नथिंग बट गिवन टाइम। अब कितने टाइम के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कितने टाइम में कंप्लीशन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टाइम कितना है? 40 डेज माइनस एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम डिवाइड बाय क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा ऑफ क्रिटिकल पाथ, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टी एंड टी दोनों सेम है। तो न्यूमरेटर में अगर 0 होगा तो यह हमेशा 0 आता है। तो इससे z इज इक्वल टू 40 माइनस 40 डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ क्रिटिकल पाथ, जो आता है 0। इसका मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे जो नंबर z आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब गिवन टाइम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है। तो इसके लेफ्ट साइड का एरिया जो होगा, इसके लेफ्ट साइड का एरिया जो होगा वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन दी प्रोजेक्ट। टोटल एरिया होगा 1, तो ये कितना होगा? 0.5। मतलब ये 50% प्रोबेबिलिटी बनी कि नहीं? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन इन गिवन टाइम इज 50%। अब जैसे कि ये 50% एरिया बना, तो 50% प्रोबेबिलिटी बनी, तो यहाँ पे हमें वो बोल रहे हैं कि 0 to 1 नंबर प्लॉट करो। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 0.5। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में जो नंबर टाइप करना है वो करना है 0.5। अगर आपने 50 टाइप किया तो आपको 0 मार्क मिलेंगे, अगर आपने 0.5 टाइप किया तो आपको फुल मार्क मिलेंगे, राइट। और दोस्तों एक ये था इवनिंग सेक्शन में, मतलब आफ्टरनून का पेपर है ये। लेकिन एक फोरनून में भी क्वेश्चन आया था इसी कंसेप्ट पे, राइट। फोरनून में मतलब मॉर्निंग सेशन में, वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ निकालना था, सारे वेरिएंस दे रखे थे। तो दोस्तों यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ निकालने की जरूरत होती अगर टी एंड टी अलग अलग होते तो, राइट। लेकिन सेम ही है तो निकालने की जरूरत नहीं है। अगर अब मॉर्निंग सेशन में भी हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहीं पे भी बता देता हूं मैं। सिग्मा ऑफ क्रिटिकल पाथ क्या होता है? ये होता है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ। सारे वेरिएंस की समेशन अंडर रूट में लेनी है। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे सिग्मा ऑफ क्रिटिकल पाथ क्या आएगा? यहाँ पे अंडर रूट ऑफ सारे पाथ के वेरिएंस की समेशन करो। तो सारे पाथ कितने हैं यहाँ पे?
4+9+4+9, राइट। तो ये कितना आएगा, √26। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ था √26 डेज, जैसे कि ये डेज में दे रखा है, डेज स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले लिया तो डेज बचेगा। तो सिग्मा ऑफ क्रिटिकल पाथ √26 डेज था, आएगा इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन जरूरत नहीं है, जेड का नंबर डायरेक्टली मिला, जेड जब भी 0 होगा या गिवन टाइम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम होगा तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 50% होती है। ये मेरे नोट्स में एज इट इज बहुत बार लिखा भी है, हमने क्लास में बहुत बार डिस्कस भी किया है, और इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे सॉल्व किए थे, राइट। Thank you dear students. In next lecture we will see one more numerical which was asked in on industrial engineering subject in GATE 2021. This question was asked in GATE 2021 and this question is based on industrial engineering subject. तो क्वेश्चन को समझते हैं। रोबोट LTD that is limited, robot limited wishes to maintain enough safety stock during the lead time period between the starting a new production run and its completion such that the probability of satisfying the customer demand during the lead time period is 95%। अब कस्टमर को सेटिस्फाई करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है उन्होंने, यहाँ पे 95%। कस्टमर को सेटिस्फाई करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 95%, therefore probability is 95%। then the lead time period is 5 days and the daily customer demand can be assumed to follow the Gaussian, that is normal distribution, with mean 50 units and standard deviation of 10 units। अब देखो यहाँ पे लीड टाइम पीरियड 5 डेज है, टोटल कितने डेज है 5 डेज, राइट। टोटल लीड टाइम, इसी को हम बोलते हैं लीड टाइम पीरियड 5 डेज, राइट। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, मीन दे रखा है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 50 यूनिट्स, मीन दे रखा है 50 यूनिट्स, राइट। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 10 यूनिट्स, राइट। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 10 यूनिट्स यूजिंग 5 नोट्स ऑफ 0.95 इज इक्वल टू 1.64। मतलब इस प्रोबेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जेड नंबर होगा वो 1.64 होगा, ऐसे लिखा है यहाँ पे जेड नंबर इस प्रोबेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग, वेयर 5 रिप्रेजेंट्स द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। उसी का मतलब वही, राइट। इस प्रोबेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे जो नंबर होगा वो 1.64 होगा। द अमाउंट ऑफ सेफ्टी स्टॉक दैट मस्ट बी मेंटेन्ड बाय रोबोट लिमिटेड टू अचीव दिस डिमांड फुलफिलमेंट प्रोबेबिलिटी फॉर द लीड टाइम पीरियड डैश डैश यूनिट्स। अब इस लीड टाइम पीरियड के लिए मतलब 5 दिन के लिए, लीड टाइम पीरियड कितना है 5 दिन है, 5 डेज। इस लीड टाइम पीरियड के लिए आपकी डिमांड फुलफिल करने के लिए यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक कितना होना चाहिए, सेफ्टी स्टॉक कितना होना चाहिए, क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करो। सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, राइट। आपका ये 5 डेज का लीड टाइम पीरियड फुलफिल करने, 5 डेज का लीड टाइम पीरियड ये फुलफिल करने के लिए आपके पास सेफ्टी स्टॉक कितना चाहिए और आपकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए इतनी, जेड दे रखा है। तो दोस्तों एक सिंपल सा फॉर्मूला था अपना सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक इज नथिंग बट ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का नंबर जेड इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। ये था सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला। लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो लेना है, यहाँ पे 5 डेज पीरियड है ना, तो हर दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 10 यूनिट्स, हर दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 10 यूनिट्स। तो 5 डेज है तो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5 ये सारे 10 यूनिट्स रहेंगे ना। अब यहाँ पे जो सिग्मा लेना है इन सबको कंबाइन करना है टुगेदर। तो यहाँ का जो सिग्मा होता है दैट सिग्मा इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ 5 डेज पीरियड, राइट। ये जो लीड टाइम 5 डेज है उस पीरियड का समेशन ऑफ वेरिएंस करके अंडर रूट लेना है, तो ये सिग्मा यहाँ पे यूज करना है। तो दोस्तों वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। तो इन 5 दिनों का क्या होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर वही होगा सिग्मा 2 स्क्वायर वही होगा सिग्मा 3 स्क्वायर वही होगा सिग्मा 5 स्क्वायर, राइट। तो अंदर जो वेरिएंस आएगा ये 5 बार आएगा ना, तो सिग्मा क्या आएगा अंडर रूट ऑफ पहला 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 5 बार आएगा ये। तो ये क्या बन जाएगा इज इक्वल टू 10√5, राइट। ये सिग्मा की वैल्यू आ गई 10√5। एंड उन्होंने जेड का नंबर तो पहले से दे रखा है,
तो सेफ्टी स्टॉक को अब निकालना बहुत ही आसान हो गया, राइट। तो अब इस फॉर्मूला में पुट करके सेफ्टी स्टॉक को निकालो। उन्होंने जेड नंबर दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन अभी निकाला हमने, जो कि 5 डेज लीड टाइम के लिए होना चाहिए था, राइट, कंबाइनली। देयरफॉर दिस सेफ्टी स्टॉक इज नथिंग बट जेड इंटू सिग्मा, which is nothing but z is 1.64 into sigma is 10 root 5. Now if I simplify this equation, then answer for this equation will be equal to, I will get answer 36.67. Therefore my dear students, here units, the unit will be units, right, क्योंकि सब जगह यूनिट्स में लिखा है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे जो यूनिट्स 50 यूनिट्स वगैरह, इसका यूनिट क्या है, यूनिट्स, राइट, या क्वांटिटी होगा, जो कुछ होगा प्रोडक्ट का नाम, राइट। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको टाइप करना है 36.67 फॉर गेटिंग फुल मार्क्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी वन मोर न्यूमेरिकल ऑन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टॉपिक which was asked in GATE 2021. Basically this question was asked in GATE 2021 on industrial engineering subject. Basically एक क्वेश्चन आया था क्यू मॉडल पे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था। तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। कस्टमर अराइव्स एट अ शॉप according to Poisson distribution with a mean of 10 कस्टमर पर आवर। तो जो अराइवल रेट दे रखा है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। अराइवल रेट क्या है, 10 कस्टमर पर आवर। तो अराइवल रेट हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, लैम्डा से। लैम्डा इज नथिंग बट 10 कस्टमर पर आवर, राइट। देन द मैनेजर नोटेड दैट नो कस्टमर अराइव्स फॉर द फर्स्ट 3 मिनट्स। अब पहले 3 मिनट के लिए एक भी कस्टमर नहीं आया। जब टाइम t1 इज इक्वल 3 मिनट था तब एक भी कस्टमर नहीं आया, ये मैनेजर ने नोटिस किया। आफ्टर द शॉप ओपन्स, नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर अराइव्स विद इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स इज। अब अगले 3 मिनट में कस्टमर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब अगला टाइम क्या होगा दोस्तों, t2 इज इक्वल टू 3 + 3, पहले का 3 मिनट, दूसरे का 3 मिनट, मतलब 6 मिनट बनेगा ना। अब ये अब मतलब 3 मिनट से लेकर 6 मिनट के बीच में एक कस्टमर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये क्वेश्चन है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे लैम्डा एंड टी दे रखा है, तो दोनों का यूनिट सेम करो। यहाँ पे जैसे कस्टमर पर आवर है, यहाँ पे मिनट्स है, तो इसको कस्टमर पर मिनट करो। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 10 कस्टमर पर मिनट कर दिया, तो यहाँ पे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1/6 कस्टमर पर मिनट, 1/6 कस्टमर पर मिनट, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास लैम्डा आ गया 1/6 कस्टमर पर मिनट। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा गया है पहले 3 मिनट के लिए कस्टमर नहीं आएगा, राइट। तो इसका मतलब पहली जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम P1 निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इन 3 मिनट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कस्टमर्स ऑफ 0 कस्टमर इन फर्स्ट 3 मिनट, राइट। इसका मतलब P1 जो निकालेंगे हम, तो P1 P 0 मिनट से लेकर 3 मिनट के बीच में होगा, राइट, इज इक्वल टू। अब फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी इंटू लैम्डा टी पावर। नाउ ये 0 कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर्स n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, राइट, n इज नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब यहाँ पे देखो इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा कितना है 1/6, टाइम कितना है 3 मिनट्स, राइट, इनटू लैम्डा है 1/6, टाइम है 3 मिनट्स, पहले 3 मिनट तक देख रहे हैं ना हम, राइट, रेस्ट टू नंबर ऑफ कस्टमर्स आर 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ पे लैम्डा टी मतलब लैम्डा आपको 1/6 ही रहेगा, लेकिन आप सिर्फ टाइम वेरी होता रहेगा, क्योंकि टाइम यहाँ पे पहले 3 मिनट में देख रहे हैं तो 3 मिनट लेना पड़ेगा, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी 0.606। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले 3 मिनट की है, राइट, लेकिन उन्होंने 3 मिनट से लेकर 6 मिनट की पूछी है। अब और एक प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं हम सेकंड, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कस्टमर इन 6 मिनट्स। अब पहले 6 मिनट में एक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो दोस्तों क्या कर, देखो पहले 3 मिनट में तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली मैंने। अब उसके आगे 3 मिनट से लेकर 6 मिनट के बीच में एक कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे
0 मिनट से लेकर 6 मिनट तक आने की प्रोबेबिलिटी पहले निकालेंगे, राइट। पहले 0 मिनट से लेकर 6 मिनट तक आने की, एक कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। बाद में इस प्रोबेबिलिटी में से अब इस प्रोबेबिलिटी को इससे डिवाइड कर दिया तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कस्टमर आ जाएगी। तो देखते हैं हम कैसे करना है। लेट अस से इस प्रोबेबिलिटी को मैंने बोल दिया P3। अब P3 प्रोबेबिलिटी कौन सी है, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कस्टमर इन फर्स्ट 6 मिनट, राइट। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कस्टमर इन फर्स्ट 3 मिनट्स। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी इंटू लैम्डा टी पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एक कस्टमर है ना, तो n की वैल्यू 1 बनी, राइट। अब टाइम कितना लेना है, 6 मिनट लेना है, लैम्डा तो 1/6 है ही, तो इसको वैल्यू पुट करो, e टू द पावर माइनस लैम्डा इज 1/6, टाइम इज 6, 6 कैंसिल हो जाएगा, इंटू लैम्डा इज 1/6 इंटू टाइम इज 6 पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, राइट। तो इससे अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो P3 आपकी निकल आएगी, यहाँ पे e टू द पावर माइनस 1 चला आएगा ये, क्योंकि ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो e टू द पावर माइनस 1 चला आता है 0.3678, ये हो गई P3, राइट। अब अपने पास P1 है, P3 है, तो यहाँ पे मैं P1 P3 की वैल्यू एक बार लिखने जा रहा हूँ जिससे कि हम लास्ट की कैलकुलेशन कर सके, राइट। P1 क्या है दोस्तों, P1 क्या है, P1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कस्टमर्स इन फर्स्ट 3 मिनट्स, बराबर है ना, जो कि आ गई 0.606। एंड P3 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कस्टमर इन 6 मिनट्स, जो कि आई 0.3678, राइट। तो दोस्तों अब हमें निकालनी है, लेट अस से P2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, अब 3 से लेकर प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कस्टमर इन 3 to 6, 3 से लेकर 6 मिनट के बीच में एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या क्या हो सकता है, पहले 3 मिनट में कस्टमर नहीं आएगा, दूसरे 3 मिनट में कस्टमर आएगा, तो यहाँ पे P1 इंटू P2 6 मिनट तक चले गए ना, पहली प्रोबेबिलिटी इंटू दूसरी प्रोबेबिलिटी, तो पहले 3 मिनट की इंटू दूसरे 3 मिनट की, मतलब ये 3 मिनट से लेकर 6 मिनट के बीच में है, इज इक्वल टू पूरी प्रोबेबिलिटी दैट इज P3, यही तो रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से P2 क्या आएगा, P2 विल बी इक्वल टू P3 डिवाइड बाय P1। तो P3 हमने निकाला 0.3678 डिवाइड बाय P1 हमने निकाला था 0.606। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आप तो लगभग आंसर आ जाता है 0.61, नियर अबाउट आंसर आ जाता है 0.61। Therefore, my dear students, for this question, your answer is 0.61, which is nothing but option A. Therefore, the correct choice is option A. Thank you, dear students. In next lecture, we will see one more numerical on industrial engineering subject, which was asked in GATE 2021. On industrial engineering subject, this question was asked in GATE 2021. Basically, ये जो क्वेश्चन था, ये था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के क्यू थ्योरी मॉडल पे, क्विंग थ्योरी मॉडल पे। तो देखते हैं क्वेश्चन को। Consider a single machine workstation to which jobs arrive according to the Poisson distribution with a mean arrival rate 12 job per hour. अब यहाँ पे अराइवल रेट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, राइट, एंड मीन अराइवल कितना है 12 जॉब्स पर आवर। तो अराइवल रेट हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते थे, तो लैम्डा दे रखा है यहाँ पे 12 जॉब पर आवर, 1 घंटे में 12 जॉब आ जाएंगे वहां पे, राइट। द प्रोसेस टाइम ऑफ द वर्क स्टेशन इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ अ मीन ऑफ 4 मिनट्स। अब जो प्रोसेस टाइम है एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है लेकिन वो होता है निगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब प्रोसेस टाइम कितना है 4 मिनट्स, मतलब एक जॉब को प्रोसेस करने के लिए आपको 4 मिनट चाहिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पे डिपार्चर रेट या सर्विस टाइम, डिपार्चर रेट या सर्विस रेट दे रखा है, लेकिन ये होगा मिनट पर टाइम में, मिनट पर जॉब में, तो ये होगा 1/म्यू, 1/म्यू दे रखा है, जो कि है 4 मिनट्स पर जॉब। एक जॉब करने के लिए आपको 4 मिनट चाहिए। तो दोस्तों 1 आवर में कितने जॉब कर सकते हो आप, तो 1 आवर में कितने जॉब कर सकते हो आप, तो इसी को लिख सकते हैं ना हम 4 इंटू, देखो 4 मिनट्स है, 4 मिनट में एक जॉब कर सकते हो आप, राइट। तो 60 मिनट्स में कितने कर सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 60 डिवाइड बाय 4, राइट, 60 डिवाइड बाय 4 जॉब्स कर सकते हैं हम, राइट, कितने 1 आवर में। तो इस म्यू को रेसिप्रोकल लेके देखते हैं, तो म्यू का रेसिप्रोकल क्या आएगा दोस्तों, देखो अराइवल रेट निकाल, डिपार्चर रेट निकालना है ना हमें म्यू, राइट। तो म्यू क्या आएगा
1/4 जॉब्स पर मिनट। एक मिनट में 1/4 जॉब्स कर सकते हो, तो 60 मिनट्स में कितने कर सकते हो? तो 60/4 जॉब्स पर आवर। 60 मिनट्स का मतलब पर आवर है ना, तो यहाँ पे जो डिपार्चर रेट है या सर्विस रेट है वो आएगा 15 जॉब्स पर आवर, राइट। तो यहाँ से हमने सर्विस रेट निकाला या डिपार्चर रेट। सर्विस ले हम अगर मैं सर्विस लूंगा तो मैं निकल जाऊंगा ना, इसलिए उसको डिपार्चर रेट भी बोला है, राइट। लैम्ब्डा निकाला, म्यू निकाला। अब इन दोनों का रेशियो जो रो होता है, इन दोनों का रेशियो क्या होता है? लैम्ब्डा डिवाइड बाय म्यू। रो इज लैम्ब्डा डिवाइड बाय म्यू विच इज नथिंग बट 12 डिवाइड बाय 15। अगर ये रेशियो ले लिया मैंने तो ये आएगा 0.8। दिस रेशियो विल बी 0.8। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे डिपार्चर रेट निकाला मैंने, अराइवल रेट निकाला, दोनों का रेशियो भी निकाला। द प्रोसेस टाइम ऑफ द वर्क स्टेशन इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन ऑफ 4 मिनट्स, वो तो देखा। तो क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ जॉब्स एट अ वर्क स्टेशन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज। अब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ जॉब्स एट वर्क स्टेशन, इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ सिस्टम। इसका मतलब क्या है? हमें लेंथ ऑफ सिस्टम निकालना है, राइट। और ये यहाँ पे क्या लिखा है? राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब दोस्तों लेंथ ऑफ सिस्टम क्या था? एल इज इक्वल टू रो डिवाइड बाय 1 माइनस रो था कि नहीं? दैट इज रो इज नथिंग बट लैम्ब्डा बाय म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस लैम्ब्डा बाय म्यू। रो डिवाइड बाय 1 माइनस रो। अब यहाँ पे रो तो हमने पहले से ही निकाला है, therefore length of system is equal to rho is 0.8 divided by 1 minus 0.8, which is nothing but 0.8 divided by 0.2, which is nothing but 4. Therefore we can say the expected number of jobs at a workstation at any given point of time will be 4. Therefore my dear students, for this question your answer is 4. So if you type 4 in the fill in the blanks, then only you will get full marks. यहाँ पे टॉलरेंस नहीं दिया था उन्होंने, सिर्फ इसी आंसर को आपको मार्क मिलने वाले थे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। In next lecture, we will see one more numerical on industrial engineering subject which was asked in GATE 2021.